हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 12 का इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको हर बार लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन देता रहता हूँ चैप्टर की कि कितने मार्क का ये चैप्टर आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। टोटल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 8 मार्क का चैप्टर है। सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क का MCQ आएगा। सेक्शन बी के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे इसके 1 मार्क के। सेक्शन सी के अंदर 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर और सेक्शन डी के अंदर 3 मार्कर 1 क्वेश्चन आएगा। पर सेक्शन डी के अंदर जो आपको क्वेश्चन आएगा वो और में होगा, यानी 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको पूछे हुए होंगे। क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए हैं और इस साल की बोर्ड के एग्जाम में भी आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो इस चैप्टर के अंदर मुझे देखना है। फर्स्ट वन है मेरा इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक, यानी मीनिंग बैंक किस तरह जनरेट हुई, ये बैंक जो वर्ड है वो किस तरह से ओरिजिन हुआ वो देखना है। सेकंड पॉइंट मेरा आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, कि हमारे यहाँ पे बहुत टाइप की अलग अलग बैंकें होती हैं, वो कौन कौन सी है, उनके क्या क्या फंक्शन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक मेरा आता है इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक, यानी बैंक का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। ओके, तो ये जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ इसके अंदर आपको 1 मार्क का MCQ पूछा जा सकता है। ओके, चलिए तो पहला ही है हमारा वर्ड इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग का आपको बैंक का मीनिंग दिया हुआ है हीप और मास, यानी बैंक का मीनिंग होता है हीप और मास। हीप यानी क्या, किसी चीज़ का ढेर, किसी चीज़ का कलेक्शन, और मास यानी क्या होता है, किसी चीज़ का वॉल्यूम। ओके, तो इसी के ऊपर से ये वर्ड डिराइव हुआ है बैंक। तो अभी हम लोग यही तो देखते हैं बैंक के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मनी, कलेक्शन ऑफ लॉकर, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो उसके अंदर हुआ करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड बैंक। उसी तरह अगर हम लोग संस्कृत के अंदर इसका मीनिंग देखें तो संस्कृत के अंदर इसका मीनिंग होता है भांडा। भांडा इज़ अ मीनिंग ऑफ कैपिटल और फंड, यानी हम लोग किसी भी चीज़ का जब हम लोग कलेक्शन करते हैं, कैपिटल जो हम लोगों ने अकाउंट्स के अंदर देखा हुआ है उसको बोला जाता है भांडा। अभी जो भांडा वर्ड भी है ये किसके ऊपर से आया है, भंडोल। भंडोल जो एक गुजराती शब्द है, राजस्थानी शब्द है। भंडोल यानी क्या होता है, कैपिटल को ही भंडोल बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, और शुद्ध राजस्थानी और गुजराती लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसको भंडोल भी बोला करते हैं। पहले के समय में, पुराने समय में गांव में लोग भंडोल वर्ड यूज़ करा करते थे। ओके, चलिए। और जो ये बैंक वर्ड है वो इटालियन वर्ड बैंका के ऊपर से ओरिजिन होकर आया है, जिसका अगर फ्रेंच में मीनिंग देखे तो होता था बैंक्यू, और अभी उसको वर्ल्ड वाइड क्या कर दिया गया है, बैंक, इस तरह का मीनिंग सेट कर दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर आपको ये एग्जाम में MCQ पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। द बैंक ऑफ बार्सिलोना सेट अप इन स्पेन इन 1401 इज नोन टू बी द फर्स्ट रियल बैंक एस्टैब्लिश इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली जो बैंक चालू हुई थी वो थी बैंक ऑफ बार्सिलोना। ओके, जो 1401 के अंदर स्टार्ट हुई थी ऐसा माना जाता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी मनी पीपल स्टार्टेड यूजिंग मनी नॉट एज अ मेजरिंग रोड ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट ऑल्सो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। ओके, तो बैंक का खाली मीनिंग ये नहीं था कि बैंक के अंदर पैसा जमा करना है, बल्कि बैंक का सब कुछ काम बैंक में हम लोग कर सकते हैं। पैसा जमा भी करते हैं, पैसे को एक्सचेंज भी करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, हमारे पैसे को स्टोर कर रहे हैं। तो ये अलग अलग हम लोग वर्क क्या कर सकते हैं, बैंक के अंदर कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर से आपको 1 मार्क का MCQ और 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बैंक वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, संस्कृत में इसका क्या मीनिंग था, फ्रेंच में क्या था, इटालियन में क्या था, तो आप ये याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली बैंक कौन सी स्टार्ट हुई थी, तो बैंक ऑफ बार्सिलोना 1401 में, स्पेन कंट्री में। ओके, चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए बैंक की आपको डेफिनेशन भी दी हुई है, आप लोग याद रख सकते हैं। A bank is an institution authorized to collect people's saving deposit with the purpose of lending those under the condition of returning the same when the depositor demand। क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपको ये डेफिनेशन। यानी बैंक इज़ अ वन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स के 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग एंड करंट अकाउंट, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, पैसे को डिपॉजिट करते हैं, पैसे को लेंडिंग करते हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे को क्या करते हैं, वो लोग विड्रॉल करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड बैंक। ओके, यानी बैंक इज़ अ कॉल्ड 2 टाइप प्रोसेस इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ पे 2 टाइप की प्रोसेस होती है। फर्स्ट इज़ अ रिसीविंग एंड सेकेंड इज़ अ गिविंग, यानी ये लोग पहले पैसा लेते हैं और आफ्टर दैट वो पैसे को जब डिपॉजिटर की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब उसको क्या करते हैं, वो लोग पैसा वापस देते हैं। सो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ बैंक। ओके, आप ये डेफिनेशन वहाँ पर लिख सकते हैं, और सबसे इजी डेफिनेशन आपको यहाँ पे बैंक की दी हुई है। ओके, चलिए
उसके अलावा आपको नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको बैंक के अंदर पता ही होंगे कि बैंक के अंदर आप लोग बहुत सारे टाइप के अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट आता है, हमारा करंट अकाउंट आता है, रिकरिंग अकाउंट आता है, फिक्स डिपॉजिट आता है, फिर अभी तो लॉकर की फैसिलिटी बैंक के अंदर आ चुकी है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब जो मेरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से जो 3 मार्क्स में और 2 मार्क में पूछने जैसा क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। अब एग्जाम के अंदर अगर आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं तो जनरली ऐसा ही पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 टाइप लिख देने हैं, कॉमर्शियल बैंक एंड अ सेंट्रल बैंक, इतना लिखकर आप लेफ्ट कर देंगे। पर अभी तक मैंने बोर्ड में देखा हुआ तो वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछे होते थे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड गिव इट्स फंक्शन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड गिव इट्स फंक्शन। इस तरह क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले बैंक के टाइप में, कॉमर्शियल बैंक। ओके, तो कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन हमको दी हुई है एज पर बैंकिंग एक्ट 1949। कॉमर्शियल बैंक इज अ वन विच ट्रांजिट्स द बिजनेस ऑफ अ बैंकिंग दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, repayable on a demand or otherwise and a withdrawal by check, draft, पे ऑर्डर और अदरवाइज। क्लियर हो चुका होगा आपको। कॉमर्शियल बैंक आई थिंक हम लोग जहां हमारा अकाउंट रखते हैं वो कॉमर्शियल बैंक होती है। आज आई थिंक इंडिया के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक आई हुई है। ओके, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक का एक ही काम होता है जो क्या करती है, कस्टमर से पैसा लेती है, उनका पैसा क्या करती है, सेफ तरीके से क्या करती है, वो लोग कहीं दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है और जब डिपॉजिटर को ज़रूरत होती है तो उनको पैसा क्या करती है, लौटाती है। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, मैंने मेरा SBI के अंदर अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है तो मैं टाइम टू टाइम क्या करता रहता हूँ, उसके अंदर पैसा जमा करता रहता हूँ। तो मेरा पैसा SBI वाले क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, वो लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, उनको वही मेरे पैसे के ऊपर उनको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी की जगह वो लोग मुझे क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक कम इंटरेस्ट दे रहे हैं, 5% मुझे दे रहे हैं। पर हम लोग डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग किसके अंदर करते हैं, बैंकों में करते हैं। यानी बैंक हमारे लिए किसका काम करती है, इंटरमीडिएट का। हम भी कंपनी में कर सकते हैं पर कंपनी के अंदर हमें क्या रिस्क होता है कि हमारा पैसा कहीं पे भी जा सकता है, पैसे का हमको लॉस हो सकता है, इसलिए हम लोग बीच में किसको इंटरफियर करते हैं, बैंक को। क्योंकि बैंक के अंदर आपका पैसा क्या रहता है, सेफ, वहाँ से आपका पैसा कहीं पे भी आगे पीछे होने वाला नहीं है। तो कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में यही दिया हुआ है कि ये क्या करती है, अलग अलग टाइप के बैंकिंग के ट्रांजेक्शन करवाती है, जिसके अंदर क्या होता है, पैसा एक्सेप्ट करके जब पर्सन को ज़रूरत हो तब उन्हें पैसा क्या, चेक से, ड्राफ्ट से, पे ऑर्डर से क्या करती है, उनको पे करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अ कॉमर्शियल बैंक इज अ बिजनेस यूनिट विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस फॉर अ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट से ही काम करती है, इनका भी एक्चुअली इंटेंशन तो प्रॉफिट कमाना ही होता है। पीपल इंटरेस्ट देयर सेविंग विद द बैंक विद विच बैंक हैंडल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। बैंक यूज सम ऑफ दिस डिपॉजिट फ्रॉम द अदर इकोनॉमी एक्टिविटी एंड देयरफॉर दे गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग जो बैंक के अंदर पैसा रखते हैं उसके ऊपर हमको क्या करती है, बैंक इंटरेस्ट देती है। क्योंकि बैंक को क्या हो रहा है, किसी दूसरी कंपनी में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, वहाँ से उनको क्या मिलता है, बहुत ही अच्छे दाम पर इंटरेस्ट मिलता है और वही इंटरेस्ट क्या करती है, उसमें से कुछ % हमको क्या करती है, बैंक लौटा देती है। फिर इसके अलावा आप बहुत सारे जो वर्किंग है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि कॉमर्शियल बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम लोग लॉकर रखते हैं, हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, हम लोग रिकरिंग करते हैं, हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये लोग हमको ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी क्या करती है, फैसिलिटी दे रही है। नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे रही है, चेक बुक हमको दे रही है, हमको डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं चलता हूँ इसके फंक्शन पे। तो इसके फंक्शन को 2 टाइप में डिवाइड करा हुआ है, फर्स्ट इज अ प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड इज अ सेकेंडरी फंक्शन। तो चलिए मैं कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन बता दूँ। प्राइमरी यानी इसके मेन फंक्शन जो पहले ये करती है, उसके बाद सेकेंडरी आएंगे। तो पहला आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सही होगा। ओके, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहला फंक्शन क्या आता है। आई थिंक मैंने मेरे अकाउंट खुलवा के रखा हुआ है किसी बैंक में, SBI में मैंने मेरा क्या करा है, अकाउंट ओपन करवा दिया है। अब सबसे पहले अगर मैंने अकाउंट ओपन करा दिया पर मैं उसके अंदर पैसे डाल ही नहीं रहा हूँ तो क्या होगा, बैंक मुझे कुछ भी करेगी। बैंक क्या करेगी, 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद मेरा अकाउंट क्लोज कर देगी। क्यों, क्योंकि आप कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे हो। तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसके अंदर डिपॉजिट करवाना। ओके, अब डिपॉजिट करवाने के लिए आप 3 टाइप के अकाउंट रख सकते हैं। ओके, जो आपको दिया हुआ है, फर्स्ट इज अ करंट अकाउंट, सेकंड इज अ सेविंग अकाउंट एंड थर्ड वन इज अ रिकरिंग अकाउंट, जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है। जनरली अभी 5-6 साल से इसका यूज़ जनरली लोग कर रहे हैं। करंट अकाउंट आपको मालूम ही है, करंट अकाउंट एक्चुअली कौन रखते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग रखते हैं, जिनको अपना पैसा क्या करना होता है, दिन में कम से कम वो लोग 10 से 12 बार ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा जमा करते हैं, थोड़ी देर के बाद निकाल लेते हैं, फिर डिपॉजिट करते हैं, फिर निकाल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट अकाउंट।
यानी करंट अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कोई फिक्स नहीं होते हैं, आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट जनरली रखा करते हैं। करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है क्योंकि इसके अंदर आपका पैसा जनरली आप फिक्स रखते नहीं हैं। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले, अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर मार्क आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है द डिपॉजिट इन दिस अकाउंट्स आर मोर लिक्विड दैन डिपॉजिट इन एनी अदर। यानी लिक्विड यानी मैंने वही बोला आपको, कभी भी पैसा आप डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जो मैंने आपको बोला। द कस्टमर ऑफ दिस अकाउंट आर गिवन अ चेक बुक बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन अ करंट डिपॉजिट। आ गया, यानी इन लोगों को क्या चेक बुक मिलती है, चेक बुक से ये लोग अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर है? चलिए, सेकेंड आता है सेविंग अकाउंट। जो हमारे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर 80% पब्लिक सेविंग अकाउंट रखती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट किसके लिए, हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है। भले पर्सन कितना भी हाई क्वालिफाइड क्यों ना हो, वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, पर उसको क्या करना होगा, सेविंग अकाउंट जनरली रखा ही जाता है, क्योंकि हम हमारे भविष्य की, हमारे फ्यूचर की जो भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट रखा करते हैं। तो सेविंग अकाउंट आपने देखा होगा कि एक नॉर्मली यानी टॉप क्लास से लेके मिडिल क्लास से लेके बॉटम क्लास के सभी पर्सन इसको रखते हैं, जिसके अंदर हमको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, पैसा जमा करना, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना, FD करना, ये सभी हमको बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिल सकती हैं। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, हर 3-3, 4-4 महीने पे आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो ये सब फंक्शन सेविंग अकाउंट में आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रिकरिंग अकाउंट। इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ न्यू अकाउंट, जिसके अंदर रिकरिंग के अंदर ऐसा होता है कि आप 1 साल के लिए अगर माना कि आप रिकरिंग अकाउंट बनवा रहे हैं, तो रिकरिंग अकाउंट के अंदर ऐसा होता है कि आप आपके अकाउंट में कुछ पैसा कटवा देते हैं, यानी आपके सेविंग अकाउंट से ही कनेक्टेड होता है। आपके सेविंग अकाउंट की अमाउंट में से कुछ अमाउंट क्या करते हैं, आप कटवा देते हैं। जैसे कि माना कि मैं क्या कर रहा हूँ कि रिकरिंग अकाउंट के अंदर मैंने एक नॉर्मली अकाउंट ओपन करवाया है और हर महीने में मेरे अकाउंट में से क्या कर रहा हूँ, 1000 रुपीज़ कट करवा रहा हूँ, डिडक्ट करवा रहा हूँ। तो मेरे पूरे ईयर में कितने होगा, 12,000 रुपीज़। ओके, तो 12,000 ऑटोमेटिक मेरे कहाँ चले जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट में, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। और ये जो रिकरिंग अकाउंट है, इससे हमको ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों देती है बैंकें, क्योंकि बैंक हमारे पैसे को कुछ टाइम के लिए 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए क्या करती है, किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। और ऐसे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और उसी इंटरेस्ट में से वो लोग क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट हमें लौटा देती हैं। सो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम लोग बोल सकते हैं। रिकरिंग अकाउंट इस टाइप का एक अकाउंट होता है। ओके, चलिए देखिए, दिया हुआ है ना आपको, दिस डिपॉजिट आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेविंग डिपॉजिट। पीपल who do not wish to save or cannot save bigger sum of money save and deposit similar amount each month for some period। यानी आपको जो मैंने बोला कि आपके अकाउंट में से आप कुछ अमाउंट क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे क्या करते हैं, आपके अकाउंट में से डिडक्ट करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड रिकरिंग अकाउंट, जिसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा मिलता है, पर इसके अंदर आपका पैसा कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। जैसे कि अगर आपने 1 साल के लिए रिकरिंग करवाया है तो आप 1 साल तक आपके अकाउंट में से पैसा उठा सकते नहीं है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर यू आर एलिजिबल टू विड्रॉल द एंटायर मनी। ओके, चलिए देन मेरा उसके अंदर ही दिया हुआ है फिक्स एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट के नाम से, FD के नाम से जानते हैं। आप सभी को बहुत ही ईजी वे में क्लियर भी होगा कि हम लोग 6 महीने से लेके 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, यानी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे अकाउंट को, हमारा जो अमाउंट है उसको फॉर अ सिंगल पर्टिकुलर टाइम क्या करते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, जिसके ऊपर आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, जैसी आपकी डेट मैच्योर होती है उस दिन आपको क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल सकता है। ओके, इसके अंदर भी क्या करते हैं बैंकें, हमारे पैसे को क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है, जहाँ पे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में से ये लोग क्या करते हैं, हमें वापस कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लौटाते हैं। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटी आपको दे रही है ना बैंक। ओके, जैसे देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, when individual or a business require money for a personal or a investment purpose they borrow from a bank and a bank provide credit by charging a rate of interest। यानी क्रेडिट फैसिलिटी, आपको बैंकों से अगर आपको लोन लेनी है, जैसे कि आप हाउस लोन लेते हैं, आप व्हीकल लोन ले सकते हैं, आप एजुकेशनल लोन ले सकते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो भी लोन लेते हैं वो स्टार्ट होता है 1 ईयर से लेके मैक्सिमम 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20, 25, इस तरह की जो भी हमको बैंक क्या करती है, एक फैसिलिटी देती है, क्रेडिट फैसिलिटी, यानी हमको उधार पे
पैसा दे रही है बैंक, ओके, जिसका यूज़ हम लोग हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जैसे हमारी लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आपको आपका एक ड्रीम हाउस खरीदना है, आपको हायर एजुकेशन चाहिए, अगर आपके घर में कोई एक मैरिज फंक्शन और अगर आपके पास पैसे की फैसिलिटी नहीं है तो बैंकें आपको ये सब फैसिलिटी देती हैं। सो इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट फैसिलिटी, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, बैंक को कुछ इंटरेस्ट आपको रिटर्न में देना होता है। सो इट इज़ कॉल्ड प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, ओके। चलिए देन थर्ड आता है मेरा पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि पेमेंट आप लोग अभी तो नेट बैंकिंग और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी आ गई जिससे आप क्या कर सकते हैं, बैंकों में से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम है, ऐसे बहुत सारे, फिर पेटीएम, फ़ोन पे आपने देखा होगा, जिसके साथ आप लोग ई बैंकिंग करके क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। एज वेल विड्रॉल आपने देखा होगा, बैंक के अंदर हम लोग जाके स्लिप, पे इन स्लिप भर के क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अभी तो पासबुक, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, पासबुक मशीन आ चुकी है, फिर उसके अंदर से हम लोग जनरली पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लियर है ना, ओके। यानी इस तरह के बैंकों के अंदर कॉमर्शियल बैंक ने हमको फैसिलिटी दी है कि आप लोग एनी टाइम इनटू 24 आवर्स यू आर एलिजिबल टू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक्स बाय यूजिंग अ टेक्निकल टर्म्स, ओके। यानी कि कोई भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, बैंकों के अंदर पैसा जमा कर सकते हैं, ओके। चलिए देन फोर्थ आता है क्रेडिट क्रिएशन। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएशन किसके लिए जनरली ज़रूरत होती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी लोन लेनी है तो आपको क्रेडिट क्रिएशन चाहिए होता है। अब जनरली बैंक के अंदर आपका क्रेडिट क्रिएशन होता कब है, जब बैंक के अंदर आप बहुत ही प्रॉपर वे में काम करें। जैसे माना मैं एसबीआई का कस्टमर हूँ, मैंने एक लोन ली हुई है, पर लोन के मैंने अभी तक एक भी मेरे ऐसे इंस्टॉलमेंट नहीं थे जो बाउंस हुए हैं, मेरा एक भी चेक ऐसा नहीं था जो बाउंस हुआ हो, ओके। तो आपका क्रेडिट क्रिएशन बहुत ही अच्छा होता है। यानी बैंक आपको एक क्रेडिट सर्टिफिकेट देते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई ये पर्सन बहुत ही वैलिड है, इनका अभी तक कोई भी चेक बाउंस नहीं हुआ, ये प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, इनके हर एक इंस्टॉलमेंट इन्होंने टाइम टू टाइम भरे हैं। यानी अगर आपको इन फ्यूचर अगर कोई भी दूसरी लोन लेनी हो तो आप इजीली ले सकते हैं। तो बैंक आपको एक क्रेडिट सर्टिफिकेट देती है जिससे आप कहीं पे भी कितनी बड़ी लोन आप ले सकते हैं। तो ये भी काम हमारी कॉमर्शियल बैंक हमको देती है, ओके। चलिए, तो ये आपके कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन आपको दिए हुए थे, ओके। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये तो बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। उसके अलावा देखिए फिफ्थ वन भी आपको दिया हुआ है कि इंटरनल फंक्शन भी उसका दिया हुआ है कि इंटरनल फंक्शन इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन यानी आपको पता है ना, कभी कभी बैंकों के अंदर चेक डिपॉजिट करवाते हैं। यानी आपने शायद, मैं एसबीआई के अंदर हूँ और मुझे क्या करना है, मैं सेंट्रल बैंक, देना बैंक का क्या कर रहा हूँ, चेक डाल रहा हूँ, तो मेरा चेक भी क्या होता है, वो लोग क्लियर करवाते हैं। यानी चेक के अंदर जो इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो भी बैंक के अंदर हो सकते हैं कि अगर आप किसी भी दूसरी बैंक का अगर चेक आप डिपॉजिट कराते हैं आपके अकाउंट में, तो भी वो आपके अकाउंट में क्या करती है, आपके बैंक डिपॉजिट करके दे रही है, क्योंकि वो क्या है, उनका इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। क्लियर है, तो आई होप आपको इसके प्राइमरी फंक्शन क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आपको दिया हुआ है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। सेकेंड आपको दिया हुआ है प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विद अ चेंजिंग टाइम। ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको दोनों ही बता दूँ। तो पहला इसका जो सेकेंडरी फंक्शन उसके अंदर दिया हुआ है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। तो देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, A bank provide various utility and agent banking facility to its customer. For example, a bank can act as a mediating agent by providing a letter of credit to the exporter on behalf of the importer. Bank also provide underwriting service to various business. Okay, यानी सेकेंडरी फंक्शन में ये है कि अगर आप कभी भी लोन लेते हो, तो मैंने आपको नहीं बताया अभी क्रेडिट क्रिएशन यानी एज अ प्रूफ काम करती है। मैं आपको यही बोलूँ ना, जैसे माना कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे घर लिया हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मैंने ली हुई है, तो उस बड़ी प्रॉपर्टी को मैं क्या कर रहा हूँ, लोन पे ले रहा हूँ, तो बैंक आपके पीछे सपोर्ट में खड़ी है। यानी बैंक आपको सपोर्ट करेगी एज अ एजेंसी और एज अ यूटिलिटी सर्विस, यानी आपको बहुत सारी सर्विस देगी। तो आपको तो पैसा बार बार कस्टमर को देने की, जैसे कि माना कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहीं घर खरीदा हुआ है, अब मुझे तो बिल्डर को पैसे देने जाना नहीं बार बार, ऐसा तो नहीं हर महीने मैं उसको इंस्टॉलमेंट देने जाऊंगा। पर अभी तो बैंक हमको एक फैसिलिटी देती है, क्या करते हैं हम लोग बैंक के अंदर इंस्टॉलमेंट करवा देते हैं, जिसको ईसीएस कहा जाता है, ओके। हम लोग ईसीएस करवा देते हैं, जो हमारे अकाउंट में से बाय डिफॉल्ट टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, हमारे अकाउंट में से डिडक्ट हो जाता है और सामने वाले बिल्डर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हमको बैंक ने क्या करी हुई है, प्रोवाइड की हुई है, ओके। चलिए उसके अलावा बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर टू पे टैक्स चालान। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वैल्यूड्स ऑन अ रेंट और इन इट्स कस्टमर। यानी आप टैक्स की अगर आपकी
आपकी कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आपको कहीं टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे आप लोग रिटर्न फाइल करते हैं ना जब इनकम टैक्स के अंदर, तो अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट देनी है तो आपके पीछे बैंक सपोर्ट आपको करती है। जैसे कि अगर आपने लोन के पेपर आपको तैयार करने हैं, आपने कितना इनकम टैक्स भरा है, इस साल का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा है या नहीं, तो ये सभी चीज़ें आपकी कौन स्टोर करके रखता है? बैंक आपकी ये सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तब आपको वो फुलफिल कर देंगे। तो ये आपका था एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। ओके, चलिए उसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है, वेरियस फैसिलिटी विद अ चेंजिंग टाइम, यानी बहुत सारी दूसरी भी सर्विसेज आपको बैंक अभी दे रही है राइट नाउ। इसके अंदर आपको आई थिंक आपने 11th में पढ़ा भी होगा, NEFT है, चेक फैसिलिटी है, RTGS है, कोर बैंकिंग है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। NEFT आपको मालूम ही होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। RTGS आपको पता होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा एज वेल एज कोर बैंकिंग, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, जिससे आप क्या इंटरनेट की मदद से क्या कर सकते हैं, कभी भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 24/7 आप एलिजिबल हैं। ओके, ATM सर्विसेज हैं, तो ये सब सर्विसेज आप इसके अंदर लिख सकते हैं। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमको क्या कर रही है, बहुत सारी अलग अलग सर्विस दे रही हैं। इसके अंदर मैं एक और चीज़ अकाउंट ऐड करूँगा, डीमैट अकाउंट। आपको बता दूं कि अगर आपको शेयर के कोई भी ट्रांजेक्शन करने हो, शेयर डिबेंचर के अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने हो, तो उसके अंदर बैंक ने अभी आपको एक नया अकाउंट दिया हुआ है, डीमैट अकाउंट। ओके, कि अगर आपको कोई भी शेयर का कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है, और आपका ये डीमैट अकाउंट आपके बैंक के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। यानी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट से आपका शेयर, डिबेंचर, डिविडेंड और ये सब जो भी चीज़ें हैं ये वहाँ पे क्लियर हो सकती हैं। ओके, चलिए उसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सी कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसके अंदर आपको दिया हुआ है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, शेड्यूल बैंक के अंदर दिया हुआ है कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल के अंदर भी पब्लिक यानी जो गवर्नमेंट बैंक हैं, फिर कुछ प्राइवेट बैंकें हैं, कुछ फॉरेन बैंकें हैं और कुछ रीजनल रूरल बैंकें हैं। ओके, एंड सेकंड आता है कोऑपरेटिव बैंक। अब इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है पूरा, वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।